प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। बहनों और भाइयों, मेरे देशवासी बहनों और भाइयों, साथी नागरिकों, बहनों और भाइयों, बहनों भाइयों और मेरे देश के प्यारे बच्चों, संग्रहालय की गलियारों से एक कहानी। यूं तो हर आदमी के जीवन में संघर्ष और उतार चढ़ाव बना रहता है। लेखक राम जायसवाल जी ने इस कहानी में एक आम इंसान का चित्रण किया है, जो सामाजिक, न्यायिक और शारीरिक समस्याओं का सामना करते हुए अपने घुटने टेक देता है और अंत में उसकी इच्छा भी उसकी सांसों के साथ दम तोड़ देती है। तो आइए सुनते हैं राम जायसवाल द्वारा रचित यह कहानी सुबह से पहले। अरे नहीं डॉक्टर अंकल, वो बात नहीं। आपकी नियत पर कतई शक नहीं है। आप तो बहुत अच्छे हैं, और नहीं तो इतने दिन पहले ही चल बसा होता। अब मैं तो बात कर रहा था इस इंजेक्शन की। ये जो आपके हाथ में सुई है ना, इसमें ये जो लाल दवा है, ये कहीं असली नहीं हुई तो मुझे क्या? मुझे तो मरना ही है, और मरे हुए को क्या मारना। हाँ, आप भाषण जरा कम और ऊपर कीजिए शर्ट। हाँ ठीक। और देखिए, ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा बोलने से, और अब तक जो तबीयत ठीक हुई है ना मिस्टर सत्य प्रकाश, वो फिर गिर जाएगी। अच्छा नहीं बोलूंगा। पर अंकल, एक बात पूछ लूं? आ गई ताकत। हाँ, अब बस कल तो यहां से चला ही जाऊंगा, तब आपको बात करने को ढूंढता फिरूंगा। हाँ और क्या, आपको तो इस बिस्तर पर दूसरा मरीज मिल जाएगा, पर मुझे डॉक्टर अंकल कहाँ मिलेंगे? आप कुछ दूसरी बात कर रहे थे ना, आप पहले वो पूरी कर लीजिए। थैंक यू अंकल। मैं कह रहा था कि ये इंजेक्शन की दवा नकली हुई तो ये सत्य को जीवित रखने का आपका एक्सपेरिमेंट भी टूट जाएगा और आप बदनाम भी होंगे। अब जबकि सच्चाई ये है अब कि आप पास आइए जरा। हाँ, अब सुनिए। मेरी मृत्यु तो उस दिन हो गई थी जब डिवीजन लेकर पास होने पर भी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज से मुझे सिर्फ इसलिए कॉल लेटर नहीं मिला था कि मैं एमए क्यों हूं, सिर्फ हाई स्कूल क्यों नहीं हूं, और सर्विस नहीं मिली। क्या कहते हैं? आपको एमए होने के कारण सर्विस नहीं मिली? हाँ और क्या, एमए पास तो बहुत घूमते हैं। वो पोस्ट एक क्लर्क सहायक लिपिक के लिए थी। मुझे सर्विस देकर वो एमए डिग्री का अपमान नहीं करना चाहते थे। कुल 2 पोस्ट थी, किसी विशेष जाति या वर्ग के लिए, और वो भी सुरक्षित। और तब डॉक्टर अंकल, एमए के बीच पढ़ाए गए सूर, तुलसी, प्रेमचंद, भूषण, यशपाल, निराला से वर्मा जी या जयशंकर, सबके सब व्यर्थ लगे थे। सच में क्या मिला एजुकेशन से? सपने ही सपने, जिनमें मैं जीवित था, और सब टूट गए अंकल। अरे मृत्यु तो तभी हो गई थी। एजुकेशन से हमें मिलना चाहिए था हमसे इस अगली पीढ़ी के जीवन के संचित अनुभव, शायद जीवन के कुछ काम आते, पर वो नहीं मिले। बाहर मिली सीमाहीन सड़क, जिसका कोई और नहीं, कोई छोर नहीं, और कितना अकेला मैं, डिग्रियां लेकर उस पर ढकेल दिया गया। मृत्यु तो तभी आरंभ हो गई थी, पर बदनामी आप पर ना आ जाए। नकली इंजेक्शन हो और असफल होने पर टीका आपके माथे लगेगा। अच्छा, अब सो जाओ। आज कल से स्वस्थ होना, अब सोने की कोशिश करना। हाँ, सो जाऊंगा, अब नहीं बोलूंगा। डॉक्टर बाकी मरीजों को देखते देखते आगे बढ़ गए हैं। जो अपने संबंधी, हितैषी, रोगियों से मिलने आए हैं, वे बाहर निकल गए और डॉक्टर के जाते ही फिर अंदर आ गए। अंदर लगी घड़ी की टिक टिक कैसी भयावह लगने लगती है। लगता है कभी कभी दूर चली जाती है और कभी फिर पास आ जाती है। सत्य को फिर विचित्र लगने लगता है। यंत्रवत सी टेम्परेचर लेती नर्स आ रही है, चुपचाप। उसके पास आते ही हर रोगी मुंह खोल देता है, और वो थर्मामीटर मुंह में लगाकर ज्वर नापने को अपनी कलाई पर घड़ी देखती है, चार्ट पर अंकित करती है।
मरीजों के दर्द को संवेदनाहीन चेहरे से सुनती है और उसे कुछ भी छूता नहीं है, और कोई नई तकलीफ पूछकर आगे बढ़ लेती है। सत्यप्रकाश के माथे पर भी ज्वर देखा है। थर्मामीटर मुंह में लगाने को आगे बढ़ाया है, उसने हाथ से लेकर बगल में लगा लिया। आप भी डॉक्टर अंकल की तरह बोलने नहीं देना चाहती? आप ज्यादा बोलते हैं। अब कितना ज्वर है बताएंगी नहीं? नहीं, ये टैबलेट्स ले लीजिए और ये घुट पानी पी लीजिए। हाँ, यही कह रहा था डॉक्टर अंकल से भी, कहीं ये टैबलेट्स नकली हुई, जहरीली हुई और मर गया तो मेरा क्या है, व्यर्थी बदनामी का टीका आपके सर आएगा। और वैसे मेरी मृत्यु तो तभी हो गई थी जब वे लोग मेरी बहन को उठा ले गए और मैं कुछ भी नहीं कर पाया था। और व्यवस्था उन्हें कौन सा दंड दे, किन प्रमाणों के आधार पर दे, ये कानून के पुस्तकों में लिखे पृष्ठों में ढूंढती रही थी। तब मेरी मृत्यु हो गई थी। अब तुम क्यों बदनामी लोगी अपने सर पे? सुनो, टैबलेट्स ले लीजिए। ले ही लूं? अच्छा, ले लेता हूं। सुनो सिस्टर, तुम्हें किसी की याद नहीं आती? किसकी याद आएगी? अनमैरिड हूं, बताए नहीं? ओहो, आई एम सॉरी। जिसके लिए इतने दिन ब्याह नहीं किया उसकी भी नहीं? बात असल में ये पूछ रहा था। यू रियली टॉक टू मच मिस्टर सत्य। सिस्टर से कोई शादी करता है क्या? सत्य हणिमा सिस्टर की शक्ल देखता रहा है। वो उसे पानी पिलाकर चादर उड़ाकर आगे बढ़ गई है। दूसरे अगले पलंग पर और मरीजों को दवा और गोलियां दे रही है और चार्ट्स पर नोट कर रही है। पलंग दर पलंग कमरा समाप्त करके अपने ड्यूटी टेबल पर जाकर बैठ गई है। वो छत पर चलते पंखों को देखता रहता है। चाहे किसी का ज्वर तेज हो या कम, उसे तो चलना ही है। सामने के आसमान से अंधेरा हॉल में घिरने लगा है। ट्यूबलाइट्स की रोशनी और निखरने लगी है। सारा हॉल बड़ा विचित्र सा सजा हुआ सा लगने लगा है। अचानक एक गौरैया उड़ती हुई आती है और सहसा ही चलते पंखे से टकराकर गिर पड़ी है। थोड़ी देर फर्श पर छटपटाई है, 2 बार, और शांत हो गई है। सत्य चलते पंखे को देखता रहता है, कहीं कोई परिवर्तन नहीं। बानो जी, ये चिड़िया उठाकर बाहर फेंक दो। आवाज पहचान कर वो मुड़कर देखता है। अरे, मम्मी की ड्यूटी हो गई। अणी बहन गई। कमाल है, वक्त कैसे कितना जल्दी बीत जाता है। मम्मी हेड नर्स हैं। सत्य उन्हें मम्मी कहता आया है। आज से नहीं, काफी अरसे से जानता है। उसके पिता धर्मपाल जब से रेलवे में थे, स्टेशन पर, छोटा सा स्टेशन हॉस्पिटल के पास ही था। कभी कहीं जाना होता या कोई उनका अतिथि आ रहा होता तो वो या तो टिकट खरीदने आती या सीट रिजर्वेशन के लिए। वो देखा करता था। जब भीड़ के दिन होते, सीट्स नाम की चीज को यात्री सोचते भी नहीं थे। पापा ने मम्मी को बर्थ की बर्थ दिलवाई है। वो आश्चर्य किया करती तो पापा कहा करते, मिस करुणा, दुनिया ये नहीं है जो दिखाई पड़ती है। दुनिया असल में वो है जो दिखाई पड़ने के विपरीत अंदर है। उनका ये वाक्य मम्मी ने पकड़ रखा था और जब भी कोई घटना घटती, आधा वाक्य पापा कहते, आधा मम्मी यानी मिस करुणा, जो 50 बरस पूरे कर चुकी हैं। और अब वो दवा पिलाती, कंबल या चादर उड़ाती सत्य के पलंग तक आ गई। लाल दवा गिलास में रॉक के निशान तक डाली है। लो, ठहरो मम्मी। क्यों? इसलिए कि दुनिया बिल्कुल वैसी नहीं होती जैसी दिखाई पड़ती है। वो असल में, ठहरो, मुझे ही बोलने तो पूरा। हाँ, वो असल में वो होती है जो अंदर होती है। तो कहीं ये दवा नकली ना हो। आजकल सब नकली चल रहा है ना। अब देखो, डैडी का नाम धर्मपाल, वो स्टेशन पर गाड़ियों का चलना देखते हैं। मेरा नाम सत्य है, मैं बीमार पड़ा हूं। आपको मम्मी कहता हूं, आप मिस करुणा है ना? और डॉक्टर अंकल, नाम बैनर्जी डॉक्टर, पर हैं अपनी तनख्वाह के नौकर। अरे, सिर्फ ड्यूटी के वक्त आते हैं, बाकी समय अपने घर पर प्रैक्टिस करते हैं, और वो भी पैसों के लिए। ना यहाँ डॉक्टर, ना वहां डॉक्टर।
यही कह रहा था मम्मी, कहीं दवा नकली हुई और मैं मर गया तो बदनामी आपके सर आएगी। और मेरी बीमारी तो तभी शुरू हो गई थी जब पापा मुझे बाजार घुमाने ले जाते थे और मैं कीमती ड्रेस और अच्छे खिलौनों के लिए जिद करता था और पापा कहते थे नहीं बेटा, वो हमारे लिए नहीं है। तब सोचता था, पूछता भी था कि क्या ये बाजार, ये दुकानें हमारे लिए नहीं है? पापा कहते नहीं है और मैं कहता वरना वो दुकानदार हमें चढ़ने ही क्यों देते हैं? आप ही बताइए। स्टेशन सुपरिटेंडेंट की कुर्सी उनकी नहीं है, वो उस पर कभी नहीं बैठ पाए। उनसे जूनियर मेहता बैठ गया बैकडोर से। और आप अरसे से मरीजों को ठीक कर रही हैं। हो पाई डॉक्टर बना वो लड़का घोष जो MBBS करके अभी अभी आया है, जो बिना चेक किए 11 नंबर बेड को एक्सरे के आधार पर उस 10 नंबर वाले की टांगे काट दे रहा था, है ना? अरे आप बैठिए ना, मेरी बात अभी पूरी कहाँ हुई है। नहीं सत्य, पहले दवा पियो। ओहो, अच्छा पी लूंगा, भला मम्मी का कहना कौन टाल सकता है। पर बीमारी की दवा है क्या? ये जो पड़ोस के मास्टर जी आए हैं ना अभी 15 वर्ष से टीचरशिप कर रहे हैं, छात्रों को पढ़ा रहे हैं, वे पास भी होते हैं, पर ये हेडमास्टर नहीं हो सके। इनके पास वो वैल्यूएबल टीचिंग गुण नहीं, B.Ed की डिग्री नहीं थी। और वैसे MA फर्स्ट डिवीजन भी हैं, पर इनके 15 वर्ष बेकार। और हेडमास्टर नियुक्त हुए मिस्टर भटनागर। क्यों? क्योंकि उनकी पत्नी बहुत व्यवहार कुशल है, उसने उन्हें B.Ed करवा दिया था। अरे सत्य, तुम्हारा सिर दर्द करेगा, सो जाओ। मम्मी ने माथा छुआ, लगा ज्वर तेज हो रहा है। सो जाऊं? तुम भी यही कहती हो मम्मी। ठीक है, सब यही कहते हैं। जब माँ भी यही कहती है तब कौन सुनेगा? अच्छा ज्वर कितना है? कम है आज, कहकर मम्मी की आंखें नम हो गई। तो सुनो, ये रोशनी मत बुझाना, सबको देखने देना आज कि सत्य की बीमारी का अंतिम दौर चल रहा है और कोई सुनता नहीं है। मम्मी ने उसे माथे तक चादर ओढ़ाई और अपने चेयर पर लौट आई हैं। सत्य को वो जानती हैं, आज से नहीं, बचपन से। अमृता नाम था इसकी माँ का और बहुत छोटे में ही इसे छोड़कर विदा हो ली थी। तब से यूं ही चला है। कुछ दिन बाद ममता बहन लापता हो गई थी। अस्त व्यस्त परिवार चलता रहा। धर्म दिनों दिन टूटते गए थे और सत्य बीमार पड़ गया। वो एक निगाह शीशे में से देखती है। उनकी कुर्सी के चारों ओर शीशे की फ्रेम्ड दीवार लगी है। उनका शरीर भी टूट रहा है, अंगड़ाई ली है, लगा है। और नीचे सड़क पर बाहर बैलगाड़ियों की आवाज आ रही है। झांक कर देखती हैं, अब सचमुच है। अंधेरे में कई पर्दे उतर गए हैं और आसमान सुरमई हो आया है। और सत्य ने आज गुड मॉर्निंग नहीं कहा। सुबह 4 बजे ही जग जाता है। आकर कंबल हटाकर माथा छुआ है, एकदम ठंडा है। उनके खुद के हाथ पैर जैसे एक बार काट के हो गए हैं। बैठकर हवा में क्रॉस का चिन्ह बनाया है। आंखें डबडबा आई हैं। फिर अपनी सीट पर आकर डॉक्टर को फोन किया है और निढाल हो गई है। उनकी ड्यूटी का समय अब खत्म हो गया है। अभी आपने राम जायसवाल द्वारा रचित कहानी सुनी, जिसका शीर्षक था सुबह से पहले। वाचन स्वर था राजीव शर्मा का। कार्यक्रम की कंपेयर थी कुसुमलता। निर्मात्री रंगोली श्रीवास्तव। कार्यक्रम के सहायक थे रवि कुमार सिंह।